नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े आइडियाज, ट्रेंड्स और साथ ही नए मुद्दों की। भारत के न्यूट्रोसिटिकल मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। यहां पाउडर प्रोटीन से लेकर एफोविसिन टैबलेट्स, गमीज के साथ डाइटरी सप्लीमेंट्स भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। इस बढ़ते मार्केट में एम्वे, हर्ब लाइफ और नाउ जैसे ग्लोबल प्लेयर्स के साथ अब उजीवा न्यूट्रिशन, सप, न्यूट्रोवा, फास्टन अप जैसे स्टार्टअप्स ने भी अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली है। ऐसी एक कंपनी है न्यूट्रोबे, जिसने अपनी शुरुआत 2017 में एक मल्टी ब्रांड स्टोर के तौर पर की। आज न्यूट्रोबे की गिनती देश के सबसे बड़े D2C न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ब्रांड में होती है। क्या है इस कंपनी की स्टार्टअप स्टोरी? देखिए ये खास रिपोर्ट। ऑनलाइन सप्लीमेंट स्टोर nutrabe.com फूड एंड न्यूट्रिशन सेगमेंट में आज भारत के लार्जेस्ट D2C बिजनेसेस में से एक बन चुका है। इसमें प्रोटीन्स, वे प्रोटीन्स, मास गेनर्स, मल्टीविटामिन्स, फिश ऑयल, हर्ब्स जैसे प्रोडक्ट्स के साथ बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स, वेट लॉस और वेलनेस प्रोडक्ट्स के 80 से ज्यादा इंडियन और इंटरनेशनल ब्रांड्स के ऑप्शंस ग्राहकों के लिए मिलते हैं। 2017 के दरमियान हेल्थ सप्लीमेंट के बाजार में अच्छे इंडियन ब्रांड्स की कमी के चलते शरद जैन, श्रेयांश जैन, दिव्या जैन ने मिलकर nutrabe.com की नींव रखी। Most of the businesses at that time were a marketplace, and marketplace का क्या मीनिंग है? Marketplace is just a website जहाँ पे third party sellers आते हैं and अपने products list करते हैं, and consumer, whenever a consumer purchases a products, it is shipped by a third party seller. So उसमें problem consumer को क्या आती है? Potentially inconsistent experience कि if the seller sends the right product, so they might get a good product and a quality product, but if the seller is fraudulent or if the seller is doing something wrong, so there is always a risk because of third party sellers. So that is where the ideation of Nutrabe came into the picture, and हमने इसको कैसे solve किया? We thought of starting out with a multi-brand store and on a direct to consumer model. ब्रांड पार्टनरशिप्स के अलावा कंपनी ने 2019 में इन हाउस ब्रांड न्यूट्राबे प्योर सीरीज की शुरुआत की। सिंगल इंग्रेडिएंट से बने इन प्रोडक्ट्स को मिले शानदार रिस्पांस के बाद कंपनी ने फ्लेवर्ड प्रोडक्ट की न्यूट्राबे गोल्ड, प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए न्यूट्राबे प्रो, न्यूट्राबे वेलनेस और न्यूट्राबे फूड्स जैसे सब ब्रांड सीरीज भी बाजार में उतारी। 2019 से 2022 तक इतने बड़े प्रोडक्ट एक्सपेंशन को कंपनी ने मुमकिन बनाया अपनी प्राइसिंग पॉलिसी के चलते। कंज्यूमर प्रॉब्लम इंडिया में बहुत मेजर प्राइस पॉइंट को लेके थी कि मार्केट वाज वेरी प्राइस सेंसिटिव, एंड विद ब्लेंड्स एंड ऑल मार्केट में लाइक सो सिंस वी डोंट हैव एनी प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशन ओवर देयर विद दीज प्रोडक्ट्स, तो हम वी वर एबल टू ब्रिंग द प्राइस पॉइंट्स टू अ वेरी अफोर्डेबल cost for the consumers, and that's where we started with Pure series and we saw huge consumer popularity with it. इन हाउस प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनी की खुद की टीम है। तगड़े मार्केट रिसर्च और कंज्यूमर की डिमांड और पसंद के मुताबिक नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से कंपनी प्रोडक्ट बनवाती है और D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल के जरिए इसे बेचा जाता है। कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट लाइक डिमांड इतनी थी कि राइट फ्रॉम द डे ऑफ लॉन्च हमने फर्स्ट डे पे ही आउट ऑफ आवर एंटायर सेल्स हमने देखा कि 30% सेल्स सीधा न्यूट्राबे ब्रांड पे कंज्यूमर शिफ्ट हुआ। सो दैट वाज समथिंग विच रियली एक्साइटेड अस, एंड हमें उससे समझ में आया कि इंडियन रेप्यूटेड प्रोडक्ट्स की कितनी ज़्यादा मार्केट में नीड एंड डिमांड है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की 74% पॉपुलेशन में प्रोटीन की कमी है और 90% जनता को शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन की अहमियत ही पता नहीं है। इस बड़े मौके को कैच करना कंपनी का अगला बड़ा लक्ष्य रहा। जिमिंग और स्पोर्ट्स सेंट्रिक कंज्यूमर के बाद आम जनता तक पहुंच बनाने के लिए कंपनी ने फील ग्रेट एवरीडे कैंपेन लॉन्च किया। लाइफ किसी एक दिन ग्रेट हो, मैं नहीं मानती। मेरे लिए हर दिन ग्रेट होना चाहिए। आगे बढ़ना, मेहनत करना सब जरूरी है,
मगर अपनी हेल्थ का ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है। इसलिए जब मेरी हेल्थ की बात आती है तो मैं सिर्फ न्यूट्राबे को ट्रस्ट करती हूँ। भारत के 100 बिलियन के न्यूट्रिशन सप्लीमेंट मार्केट में फिलहाल न्यूट्राबे का मार्केट शेयर 10% है। कंज्यूमर ने दिए रिस्पांस के चलते कंपनी सालाना 40% ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है। ग्राहकों के लिए ज्यादा ब्रांड ऑप्शंस और प्रोडक्ट कैटेगरीज बढ़ाने पर फोकस जारी रहेगा। ओमनी चैनल्स की पावर को भांपते हुए अब कंपनी ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन रिटेल में भी कदम रखने जा रही है। नॉर्थ इंडिया से डायरेक्ट टू रिटेल मॉडल से कंपनी ऑफलाइन रिटेल की शुरुआत करेगी। कल्पिता पारकर, आवाज। न्यूट्रोबे की तरह कई ब्रांड्स हैं जो भारत के इस न्यूट्रोसिटिकल मार्केट को बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं। यही वजह है कि 2025 तक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये बाजार मौजूदा $4 बिलियन से बढ़कर 18 बिलियन का हो जाएगा। चलिए यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे जानेंगे मेक इन ओडिशा को बढ़ावा देने वाली स्टार्टअप ओडिशा की पहल। ढोल नगाड़ों के संग शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। 14 दिसंबर तक 32 लाख शादियां होने वाली हैं। अब ऐसे में जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वो वेडिंग प्लानर पर ही होता है। शादी की रस्में अपने आप में बहुत हेक्टिक होती हैं। मेहंदी, इंगेजमेंट, इनवाइट्स, केटरिंग, उसके बाद दूल्हे के कपड़े, दुल्हन के कपड़े, बारातियों का आना जाना। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप अपने वेंडर्स को एक ही क्लिक पर कनेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिप्रा और आज हम बात करेंगे उन ऐप्स के बारे में जो बनेगा आपका पर्सनल वेडिंग प्लानर। तो चाहे आप हो दूल्हा, दुल्हन या बाराती, ये सारे ऐप्स आपके ज़रूर काम आएंगे। अब बात करते हैं वेडमीगुड ऐप के बारे में। वेडमीगुड ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर यूजर्स द्वारा 4.1 स्टार्स दिए गए हैं। अगर मैं इसके लॉगिन के बारे में बात करूं तो आपको 3 कैटेगरी सामने आती हैं, ग्रूम, ब्राइड और अदर्स। यानी कि अगर आपकी शादी नहीं है तो भी आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। आप एक डेट फाइनलाइज करते हैं, आप अपनी लोकेशन फाइनलाइज करते हैं और आप अपना बजट भी सिलेक्ट करते हैं। यानी कि अगर 5 लाख तक है तो 5 लाख तक का टिक करेंगे, 15 लाख का है तो 15 लाख और उसके ऊपर का है तो अपने हिसाब से। अब बात करते हैं इसके स्पेशल फीचर की। इसका स्पेशल फीचर जो हमारा पर्सनल फेवरेट है वो ये है जीनी सर्विसेज। यानी कि जीनी सर्विसेज में आपको कुछ अलग तरह की सर्विसेज मिलती हैं और आप उन सर्विसेज को सिलेक्ट कर सकते हो। बट ये सर्विसेज प्रीमियम बेस्ड पे है और वो भी बजट फ्रेंडली है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले ऐप के बारे में जिसका नाम है वेडिंग सूत्र। वेडिंग सूत्र को गूगल प्ले स्टोर पर 3.8 स्टार्स दिए गए हैं यूजर्स के द्वारा। अब यूजर्स का कहना है कि ये ऐप काफ़ी सिंपल टू यूज़ है, इसीलिए हम इस ऐप के बारे में बात कर रहे हैं। इस ऐप में जैसे हम लॉगिन करते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शंस आते हैं, यानी कि ग्रूम का, ब्राइड का, रिलेटिव्स का और अदर्स का। अदर्स में आपको बिजनेस पर्पसेस की तरफ से देखा जा सकता है। अगर आप एक वेंडर हैं तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, या आपका कोई काम है शादी से रिलेटेड तो भी आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फीचर की। इसके फीचर्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल टू यूज़ है। इस पर बहुत सारा क्लटर नहीं है, यानी कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। कभी कभी लास्ट मोमेंट पे जब आपको बहुत सारे आइडियाज़ दिखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आइडिया बेस्ट रहेगा आपकी शादी के लिए। तो ऐसे में अगर कंफ्यूजन दूर किया जाए कम ऑप्शंस देकर, तो आई थिंक ये ऐप आप सबके लिए बेस्ट रहने वाला है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऐप के बारे में जिसका नाम है वेडिंग वायर। गूगल प्ले स्टोर पर इसे यूजर्स के द्वारा 4.4 स्टार्स दिए गए हैं। इस ऐप को जैसे ही लॉगिन किया जाता है वैसे ही बहुत सारी कैटेगरीज आपके सामने आती है। पहला होता है ब्राइड, ग्रूम, बिजनेसेस, प्रेस, गेस्ट एंड अदर्स। यानी कि अगर आप एक वेंडर हैं और आपका बिजनेस वेडिंग प्लानिंग से रिलेटेड है तो आपको कहीं और से रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही में इसके बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव है और यूज़र फ्रेंडली है। अगर मैं इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करूं
तो इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो ये है कि जैसे आप इसे लॉगिन करते हैं तो यानी कि आप अपने क्रेडेंशियल्स भरते हैं तो एक AI जनरेटेड मैसेज आता है जो ये कहता है कि वो आपका एक पर्सनल प्लानर है, एक पर्सनल वेडिंग प्लानर है जो आपको हेल्प करेगा आपके सारे क्वेरीज यानी गुत्थियाँ सुलझाने में। यानी कि आपको लास्ट मोमेंट पे जितने क्वेश्चंस आते हैं आप उस AI जनरेटेड मैसेज से पूछ सकते हैं, और अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कांटेक्ट भी दिया जाता है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां पर हमारी नजरें होती हैं पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम पर। और भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम में सिर्फ राज्य सरकारें ही नहीं, केंद्र सरकार भी बड़े पैमाने पर एक्टिव दिखाई दी है। केंद्र का मकसद है कि भारतीय इकोनॉमी में सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव की जाए और बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बनाई जाए। और उसी पहल में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी कुछ साल पहले। उसके बाद हमने देखा अलग अलग राज्य, चाहे वो छोटे राज्य हो या फिर बड़े राज्य, अपनी खुद की एक स्टार्टअप पॉलिसी भी तैयार करते दिखाई दिए हैं ताकि उनके राज्य में स्टार्टअप्स की मात्रा बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप के पद पर निकले। हम ऐसे ही एक राज्य से बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ है स्टार्टअप उड़ीसा के चेयरमैन श्री ओमकार राय, और ये दरअसल इनके इस स्टार्टअप चैप्टर या फिर स्टार्टअप उड़ीसा को लीड करते हैं। राय साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बड़े पैमाने पर अलग अलग राज्यों ने खुद की पॉलिसी तैयार की है। इनफैक्ट उड़ीसा जैसे राज्य ने भी कुछ साल पहले ही पहल की थी स्टार्टअप्स को अपने राज्य में सहारा देने के लिए, उनको और प्रोत्साहन देने के लिए। ये बताइए नया क्या हो रहा है इस समय स्टार्टअप उड़ीसा में? वर्ष 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया ने अपना काम शुरू किया था तो उड़ीसा ने भी अपना उड़ीसा स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2016 में ही बना लिया था। उसके बाद से लगातार हम इस इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम इनक्यूबेटर्स के माध्यम से, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के माध्यम से स्टार्टअप तक पहुंचते हैं, सीधे भी पहुंचते हैं। हमने अपना ओ हब अभी बना लिया, हमारा 4 लाख स्क्वायर फीट का एक उड़ीसा स्टार्टअप हब है जिसको हम ओ हब कहते हैं। वो भी स्टार्टअप्स के लिए उपलब्ध है। जो हमारी पॉलिसी है 2016 की, वो बड़ी प्रोएक्टिव है, बेस्ट इन क्लास है। इस भारत में सबसे ज्यादा इंसेंटिव देने वाले राज्य हैं हम। और हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत सरकार DPIIT ने 2021 के लिए उड़ीसा सरकार को स्टार्टअप उड़ीसा को टॉप परफॉर्मर के रूप में रिकॉग्नाइज किया है, अवार्ड किया है। हमने काफी इस दिशा में काम किया हुआ। अभी तक हमारे 1400 से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, 25 इंक्यूबेटर हमारे पास, R&D इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन हमारे लिए एक नोडल ऑफिसर्स की तरह से काम कर रहे हैं। हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में भी काफी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मास सेंसिटाइजेशन, आउटरीच प्रोग्राम, लोगों तक जाना, पूरे उड़ीसा के कोने कोने तक इस स्टार्टअप और इनोवेशन और स्टार्टअप के महत्व को बताना, ये सारा कार्य हम अभी सब कर रहे हैं। इनफैक्ट राय साहब, आपने कहा 1400 स्टार्टअप्स आपके साथ रजिस्टर्ड हैं। लार्जली ये जो स्टार्टअप्स उड़ीसा में काम कर रहे हैं वो किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं? क्या यहाँ पर टेक्नोलॉजी इनोवेशन के फ्रंट पर बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं हरकत हो रही है और नए नए आइडियाज पर विचार आ रहे हैं? जैसा कि आप जानती हैं कि भारत में IT इंडस्ट्री बहुत मजबूत है, और इसके नाते स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, IT बेस्ड इंडस्ट्री का दबदबा रहता है। लेकिन उड़ीसा में अगर करीब 17% IT और नॉलेज बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, तो नंबर 2 पे हमारा फूड प्रोसेसिंग एग्रीटेक आता है। हमारे प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग के लिए, एग्रीटेक के लिए काफी जोर दिया जाता है। हम लोग चाहते हैं कि जो स्टार्टअप्स हैं इस फील्ड में काम करें। हमारे पास हैंडलूम में, हैंडीक्राफ्ट में हम लीडर स्टेट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में हम कई मामलों में हम और प्रदेशों से बहुत आगे हैं, मिनरल्स, मेटल्स के मामले में हम लीडर हैं। तो हम चाहते हैं कि जो स्टार्टअप्स इस क्षेत्र में काम करें वो ज्यादातर हमारी जो प्रॉब्लम्स, हमारी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करें, और सॉल्व करते हुए बड़े स्टार्टअप के रूप में परिवर्तित हो जाए। फूड प्रोसेसिंग है, एग्रीकल्चर है, इस पे हमारा बहुत ज्यादा ध्यान है, क्योंकि इससे लोगों की आय सीधे सीधे बढ़ती है, लोगों के जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करता है। और इसलिए हमारे सरकार का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पे काफी जोर है, और हम भी इस पे काफी जोर दे रहे हैं। अच्छा, स्टार्टअप उड़ीसा में ये बताइए कितनी बड़ी भूमिका इनफैक्ट इस समय उन पोस्टर बॉयज की है जो इस राज्य से उभर कर आए हैं? एक नाम जिससे हमारी काफी कुछ साल पहले काफी मुलाकात भी हुआ करती थी, वो थे सुब्रतो बागची।
फिर रितेश अग्रवाल जो ओयो के फाउंडर है वो उड़ीसा से है। क्या इस तरह के चेहरों को भी एक पोस्टर बॉय बनाकर और लोगों को आकर्षित कर पाए हैं आप? उनका कितना योगदान होता है लोगों को प्रेरणा देने में कि हमने किया तो आप भी कर सकते हैं? बहुत आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। उड़ीसा अपने एनआरओ नॉन रेजिडेंट उड़ियाज के लिए काफी काम करता रहता है, उनसे कनेक्ट करता रहता है। अभी हमने जो मेक इन उड़ीसा 2022 में स्टार्टअप उड़ीसा की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, और कल ही स्टार्टअप उड़ीसा का एक सेशन है, स्टार्टअप उड़ीसा एंड पैराडाइम शिफ्ट। उस सेशन में एक हमारा यूनिकॉर्न सेशन है। आप को जान के ये बड़ी खुशी होगी कि उड़ीसा के लोग बाहर जाके बहुत सारे यूनिकॉर्न को के फाउंडर के रूप में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया। ऐसे 4 लोग हमारे पास आ रहे हैं, कल के हमारे सेशन में भाग लेंगे। अमरेंद्र साहू हैं, पार्थ दास हैं, राहुल दास हैं, विशाल चौधरी है, उनके साथ अमृत आचार्य हैं जो उस कंपनी के फाउंडर हैं। तो ऐसे 4 लोग हमारे आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको यहाँ लेके आए, उड़ीसा के बारे में बताएं, क्योंकि वो पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं, यूनिकॉर्न के फाउंडर्स के रूप में है, उनका उड़ीसा से सीधा कनेक्ट है, वो उड़ीसा के ही हैं। तो ऐसे लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी बन रहे हैं और हमारे इकोसिस्टम को मोटिवेट करने में भी काफी भूमिका निभा रहे हैं। रितेश अग्रवाल ओयो रूम के जो फाउंडर है वो भी उड़ीसा से आते हैं, वो भी बार बार उड़ीसा आते रहते हैं। ऐसे सारे लोग जो उड़ीसा के हैं या उड़ीसा के नहीं भी हैं, जिनका उड़ीसा में रुचि है, ऐसे सारे लीडर्स को, आईटी इंडस्ट्री के लीडर हों, चाहे लेगेसी इंडस्ट्री के लीडर हों, मैन्युफैक्चरिंग के लीडर हों, चाहे स्टार्टअप इकोसिस्टम के लीडर हों, ऐसे सारे लोगों से हमारा निरंतर संपर्क बना रहता है। और हमारी कोशिश रहती है कि हम वो लोग आकर उड़ीसा के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करें। मैंने जैसा बताया, कल का जो हमारा सेशन है वो यूनिकॉर्न सेशन, ऐसे 4 ऐसे फाउंडर आ रहे हैं जिनका उड़ीसा से सीधा संबंध है और वो यूनिकॉर्न्स के फाउंडर्स के रूप में देखे जाते हैं। जब आप जैसा राज्य इनफैक्ट एक पॉलिसी बना लेता है कि ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना है, एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है जहां पर शायद रजिस्ट्रेशन आसान हो, टैक्सेशन आसान हो। इसके अलावा क्या स्टार्टअप उड़ीसा इस समय फंड भी कर रहा है स्टार्टअप्स को? क्या इस तरह का आपने कोई सेटअप तैयार किया है? हम लोग काफी फंडिंग देते हैं। हमने बताया कि पूरे देश में हम इस मामले में श्रेष्ठ प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। इंसेंटिव देने में हम ग्रांट देते हैं, पीडीएमए है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग एक्सेस ग्रांट। उसके साथ ही हम मंथली अलाउंस ग्रांट देते हैं, जो फाउंडर्स को एक स्कॉलरशिप या एक सब्सटेंस अलाउंस की तरह से दिया जाता है। उसके बाद हम नीड बेस्ड असिस्टेंस भी देते हैं। अगर कोई स्टार्टअप की कोई खास जरूरत है जिसमें उसको ज्यादा फंडिंग की जरूरत है, तो वो केस टू केस बेसिस पे उसको भी हम उस पर भी विचार करते हैं। साथ ही साथ हम इंक्यूबेशन की स्थापना हो और उनके अच्छा से संचालन हो, उसके लिए भी हम ग्रांट देते हैं, फंडिंग करते हैं। तो इस तरह से पूरे इकोसिस्टम में पूरे प्रदेश में, उड़ीसा में हम एक इंक्लूसिव एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने की तरफ लगातार काम कर रहे हैं और उसके लिए फंडिंग भी देते हैं। और नॉर्मली ये फंडिंग की क्वांटम क्या होती है? किस तरह, कितने साइज की फंडिंग होती है? क्या ये डेट बेस्ड फंडिंग होती है या फिर इक्विटी फंडिंग होती है? और लार्जली क्योंकि आपके यहाँ पर एक टाइड चैप्टर भी खुला है और जो काफी सक्सेसफुल रहा है, मैं उसके बारे में भी पढ़ रही थी, वहां पर किस तरह की ये एंजल नेटवर्क कितना इवॉल्व हुआ है उड़ीसा जैसे राज्य में? पहले तो मैं ये बता दूं कि हम सब ग्रांट देते हैं, अभी हम इक्विटी का कुछ भी नहीं किया है। Okay. दूसरा मैं आपको बताऊं, पूरे जो लोग भी इस प्रोग्राम के माध्यम से पता चलेगा कि हमने उड़ीसा स्टार्टअप ग्रोथ फंड, एक फंड ऑफ फंड भी बना लिया है, जिसकी 1205 करोड़ का एक फंड हमारा तैयार हो गया, जिसमें 7 फंड मैनेजर हमारे साथ काम कर रहे हैं और कल के दिन उनको भी हम LOI दे देंगे। हमने इसमें अगले 5 साल में 1205 करोड़ रुपए कम से कम हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में जा रहा है। उसके साथ मैंने जैसे बताया, हम ग्रांट देते हैं, अनुदान देते हैं, हम कोई डेट या इक्विटी बेस्ड अभी फंडिंग नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसा आपने टाई का नाम लिया, या उस टाई ने एक भुवनेश्वर एंजल बनाया हुआ है, उसके साथ भी हम बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, बहुत निकट से काम कर रहे हैं और हमारा इंडस्ट्री के साथ ही हैंड इन हैंड काम करने की आदत है उड़ीसा को, और स्टार्टअप उड़ीसा इसी तरह से काम कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि पूरे प्रदेश में हम एक सेंसिटाइजेशन चला रहे हैं ताकि एंजल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, HNIs को कलेक्ट कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, वकील, ये सारे लोग जो हैं उनको एक साथ कलेक्ट करके हम चाहते हैं कि जो हमारे शहर हैं जहां हमारे स्टार्टअप पैदा हो रहे हैं, वहां एंजल इन्वेस्टमेंट का एक इकोसिस्टम तैयार हो। स्टार्टअप उड़ीसा एक होलिस्टिक ढंग से काम कर रहा है। इसमें हम इनक्यूबेटर के साथ काम कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, मेंटर्स के साथ काम कर रहे हैं और साथ ही साथ आम जन तक पहुंच रहे हैं, सबको उस इकोसिस्टम से जोड़ रहे हैं और इसलिए ये एक अभियान, एक आंदोलन जैसा बनता जा रहा है।
अच्छा, इस आंदोलन को फिर और जोर देने के लिए, इसको और प्रोत्साहन देने के लिए मुझे ये बताइएगा, आपकी अगली 5 सालों में पहल क्या होगी? किस तरह का स्केल आप लार्जली अचीव करना चाहेंगे? क्या एक 5 ईयर प्लान पर आप इस समय राय साहब काम कर रहे हैं? बिल्कुल 2025 अगले 5 साल तो नहीं, मैं अगले 3 साल या 4 साल का रोड मैप आपको बताना चाहूंगा। वो रोड मैप ऑनरेबल सीएम ने पहले ही बना दिया है। 2025 तक हमको 5000 स्टार्टअप्स बनाने हैं, पैदा करने हैं, और उस इकोसिस्टम में हमें इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा आधार तैयार करना है। पूरे प्रदेश में हमारे जितने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, सब में एक इंक्यूबेटर चले। उस इंक्यूबेटर में मार्केट से लाए हुए इंक्यूबेशन मैनेजर हो, मेंटर्स हो, उसकी पूरी व्यवस्था हो, ऐसा हम चाहते हैं। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि उड़ीसा एक इस पूरे देश में मेकर कल्चर में एक लीडिंग, एक अग्रणी राज्य बने। उसके लिए हम बिट्स एंड एटम्स MIT इंस्टीट्यूट यूएस के साथ करार करने वाले हैं। एक मदर फैब लैब बनाने वाले हैं, एक ऐसी फैब लैब, सुपर फैब लैब, जिससे हम पूरे प्रदेश में फैब लैब का एक जाल बिछाएंगे। ये सारा एक हम बड़ा एक अभियान की तरह से चला रहे हैं। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि उड़ीसा का अभी जो स्केल है वो बहुत अलग है। हमारी चाहे ग्रोथ है, चाहे हमारी पॉलिसीज है, वो बेस्ट इन क्लास है। हम अभी बड़ा सोच रहे हैं, और ये बड़ी सोच हर चीज में परिलक्षित और दृष्टिगोचर होती दिख रही है। और इसलिए स्टार्टअप उड़ीसा के जितने अभियान हैं उसमें ये चीज दिखेगी कि वो बेस्ट इन क्लास होगी, उसमें एक स्केल होगा, और वो पूरे इंक्लूसिव होगा। पूरे प्रदेश में एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, R&D इंस्टीट्यूशन में, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, सब में हम समान रूप से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डालें। हम उस अपने पॉलिसी का लाभ उन तक पहुंचाएं, हम फंडिंग करें, हम ग्रांट दें, और साथ ही साथ पूरे प्रदेश में एक इन्वेस्टर इकोसिस्टम एक ऐसा डेवलप करें, क्योंकि ये स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक प्राण है। उस प्राण को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उसमें सब लोगों की एक सहभागिता हो, भागीदारी हो। ऐसा एक एंजल इन्वेस्टमेंट नेटवर्क भी खड़ा करना चाहते हैं। अच्छा राय साहब, फाइनली मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि उड़ीसा एक ऐसे जगह पर खड़ा है जहां पर आपके ताल्लुकात सीधे आंध्र प्रदेश से होते हैं। वहां पर हमने देखा आंध्र प्रदेश तेलंगाना में किस तरह का स्टार्टअप इकोसिस्टम पनप रहा है और बढ़ रहा है। दूसरी तरफ आपको एक विंडो टू द ईस्ट भी कहा जा सकता है, क्योंकि वहां बाकी नॉर्थ ईस्ट से काफी काफी ज्योग्राफिकली क्लोज हैं आप। तो क्या उड़ीसा एक हब तैयार कर सकता है जहां पर नॉर्थ ईस्ट के स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट किया जाए? हालांकि वहां पर भी अलग मोर्चे पर काम हो रहा है, लेकिन क्या उस तरह का सपोर्ट मैकेनिज्म तैयार करने के लिए आप कुछ काम कर रहे हैं क्या? आपका ये प्रश्न है, और ये एक सुझाव भी है। उड़ीसा में अभी बाली यात्रा संपन्न हुई है। आप सब जानते हैं कि उड़ीसा का जो मैरीटाइम रिलेशन रहा है वो एशियान से बहुत तगड़ा रहा है। जी हाँ। हम बांग्लादेश और ये सारे ईस्टर्न जो हमारा भाग है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ईस्टर्न इंडिया, उससे उड़ीसा का बहुत गहरा चाहे मैरीटाइम कनेक्ट है, चाहे लैंड बेस्ड कनेक्ट है। और इसलिए उड़ीसा अगर इसमें अग्रणी बनता है, जैसा मैंने बताया कि हमारे पास मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, पोर्ट्स हैं, हमारे पास लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर आइटम्स हैं कई, हम उसमें अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर हम इसमें टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़ देते हैं तो हमारा पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है, स्टेबल लीडरशिप है, और हमारे पास फंड है, हम उसका अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में हम एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरना चाहते हैं। जहां तक आंध्रा की बात है, ठीक है कि IT इंडस्ट्री उनके पास बहुत पहले आ गई थी, और इस नाते नॉलेज बेस्ड स्टार्टअप में हम हमसे आगे हो सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि चाहे वो एग्रीटेक हो, फूड प्रोसेसिंग हो, क्योंकि हमारे पास खुद की मार्केट है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बड़ी मात्रा में है, और अगर उसमें इंडस्ट्री 4.0 के सोल्यूशन स्टार्टअप बनाते हैं तो उनका कंजम्पशन, उनकी खपत वही होगी। इसलिए न केवल हम प्रोड्यूसर बनेंगे बल्कि हम मार्केट भी बनेंगे। इसलिए बहुत सारे क्षेत्रों में हम इन प्रदेशों से आगे जा सकते हैं। राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सर। अगली बारी जब मुलाकात हो, आई एम श्योर आप हमें वो डेटा देंगे कि 1400 से आगे 1400 से ज्यादा कितने और स्टार्टअप्स उड़ीसा में इस समय तैयार है पूरे इंडिया और ग्लोबल मार्केट्स को एड्रेस करने के लिए। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। बहुत सी। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में आज इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और नए आइडियाज और ऐसे ही कुछ खास चर्चाओं के साथ। आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं ट्विटर और फेसबुक के जरिए। अपना फीडबैक जरूर दें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।